आज बेटा न्यूक्लियर फिजिक्स तैयार करेंगे। न्यूक्लियर फिजिक्स में मास डिफेक्ट हालांकि पिछले साल पूछा जा चुका है, फिर भी रिपीट हो सकता है। मास डिफेक्ट इज मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, ये दोनों ही क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इस साल के लिए। मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट इट्स न्यूक्लियॉन्स and place them at infinity, that minimum energy is called binding energy. Then binding energy per nucleon ज्यादा important question है और मुझे 24 के लिए काफी expected लग रहा है। Binding energy of the nucleus divided by number of nucleons is called binding energy per nucleon. Average energy required to remove one nucleon from nucleus and place it to infinite distance is called binding energy per nucleon. इसके बाद बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूमेरिकल काफी एक्सपेक्टेड है। देखो बच्चों, मास डिफेक्ट इन एएमयू कैलकुलेट करना है तुमको और उसके बाद उसे 931.5 MeV मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मल्टीप्लाई करना है बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए। और अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कैलकुलेट करना हो तो पहले आप बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जितना भी आए उससे बाइंडिंग एनर्जी को डिवाइड कर देंगे। तो ये तो हम अभी न्यूमेरिकल्स में देखेंगे, लेकिन इस साल के लिए मैं एक्सपेक्ट कर रही हूं इस क्वेश्चन को भी। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर ग्राफ। यहां पर आपको ध्यान से शेप देखना है, ये एलिमेंट्स देखने हैं, पीक्स जहां पर ये एलिमेंट्स पोजीशनड हैं, और इसको कम से कम 2 से 3 बार आपको ड्रॉ करना है। अगर आप बिना ड्रॉ किए सिर्फ हाथ से ऐसे देखकर चले जाएंगे बेटा, आपको याद नहीं आएगा ये ग्राफ। तो आप वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाएंगे। वाई एक्सिस पर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और मास नंबर, ये पहले आप यहां पर लेबल करेंगे। उसके बाद शेप देखो, ये एक पीक मिलता है आपको जहां पर बहुत ही स्टेबल एटम या न्यूक्लियस हीलियम 4। इसके बाद ये आपका बहुत अनस्टेबल न्यूक्लियस है, तो ये डिप मिलती है यहां पर। इसके बाद आपको फिर एक पीक मिलती है जिसपे कार्बन 12 स्टेबल न्यूक्लियस, और आपको डिप मिलती है नाइट्रोजन 14, आपको पता ही रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस है। इसके बाद आपको फिर एक पीक मिलती है ऑक्सीजन 16 और एक डिप मिलती है F18 के लिए, लेकिन फिर आपको ये स्मूथ पीक मिलती है और यहां पर है मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियस आयरन 56। जब मास नंबर कम है तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इस तरीके से है कि आपको कुछ बहुत स्टेबल और कुछ बहुत अनस्टेबल एलिमेंट्स मिल रहे हैं, लेकिन ये जो बीच का मास नंबर है इस पर आपको सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस मिल रहा है आयरन 56। इसके बाद जब मास नंबर बढ़ता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते हैं, तो आप देखिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन घट रहा है, यानी स्टेबिलिटी घट रही है। और यहां पर आपको यूरेनियम 238 मिल रहा है जो कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है। तो अब इसके कुछ खास पॉइंट्स जिससे कि आपको कोई क्वेश्चन मिल सकता है। न्यूक्लियाई बिटवीन मास नंबर 50 to 80, they have maximum binding energy per nucleon and are very stable, while very heavy nuclei और very light nuclei जिनका मास नंबर 20 से कम है, they have low binding energy per nucleon and they are less stable। ये जो दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये 13, 15 और 21 में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने अलग से लिख दी हैं। इस कर्व को आप देखिए कि कितनी ज्यादा बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन वर्सेस मास नंबर, ये दो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी प्रोबेबल। और इसके अलावा ये जो फॉर्मूला है इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी काफी इंपॉर्टेंट। वन एटॉमिक मास यूनिट की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। वन एटॉमिक मास यूनिट इज 1/12th part of mass of carbon 12 atom. It is unit of mass for atomic masses। बहुत जो हल्के masses होते हैं एटॉमिक लेवल के, उनके मास को हम इस यूनिट से मेजर करते हैं, और ये कार्बन 12 के एक एटम के मास का 1/12th पार्ट है, और इसको हम सिर्फ U से भी रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं।
डिफरेंस बिटवीन फिशन एंड फ्यूजन, या न्यूक्लियर फ्यूजन की इक्वेशन दो और उसकी डेफिनेशन लिखो। अगर डिफरेंस आता है तो भी आप फिशन और फ्यूजन की डेफिनेशंस लिखेंगे। इसके अलावा इन दोनों की डेफिनेशन के साथ इनकी इक्वेशन आपको याद करनी चाहिए, क्योंकि वो पूछा गया है इधर कई बार। तो व्हाट इज न्यूक्लियर फ्यूजन? इट इज two or more light nuclei join to form a big nucleus, and a large amount of energy is released in this process. This process is called nuclear fusion. अब इसकी एक बैलेंस्ड इक्वेशन, कई तरीके से ये जो प्रोसेस है ये परफॉर्म होता है, आप इस इक्वेशन को लर्न करिए। ड्यूटीरियम 1H2 1H2 के दो एटम्स मिलते हैं, तो आपको एक तो हीलियम 4 का स्टेबल न्यूक्लियस मिलता है, जबकि ड्यूटीरियम अनस्टेबल है। इसके साथ एक न्यूट्रॉन रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। इसके बाद व्हाई न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन, 2017 में आया है, तो बहुत चांसेस हैं कि कोई इसको रिपीट कर दे। न्यूक्लियर फ्यूजन इज कॉल्ड थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन बिकॉज इट नीड्स वेरी हाई टेम्परेचर so that nuclei can come close to each other and fuse. ठीक है। इसके बाद where in universe thermonuclear energy being released naturally, एक्चुअली पूछ रहे हैं कि न्यूक्लियर फ्यूजन यूनिवर्स में कहाँ लगातार होता रहता है। और इसी सवाल को इस तरीके से भी पूछा गया है, व्हाट इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टार? आंसर सेम है, न्यूक्लियर फ्यूजन इज सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ अ स्टार। और अगर आप इसका आंसर देखें तो ऑन सन ऑन स्टार दिस थर्मोन्यूक्लियर एनर्जी इज बीइंग रिलीज्ड नेचुरली एंड कंटिन्यूअसली। मैंने अपने सारे नोट्स में थॉरो रिसर्च करके और डिफरेंट ईयर्स जबकि वो पूछे गए हैं, जिससे आपको बेहतर पता चले कि इस साल कौन सा क्वेश्चन बहुत प्रोबेबल है। तो साथ में लिखा हुआ है, जब आप इसका पीडीएफ स्टडी करेंगे तो आपको भी समझ में आएगा। इसके बाद 2020 में देखो और 21 में, इसके बाद नहीं पूछा गया है, तो मुझे ये क्वेश्चन भी काफी प्रोबेबल लग रहा है। व्हाट इज एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन वर्किंग ऑफ अ न्यूक्लियर रिएक्टर एंड अ फिशन बॉम्ब? आपको पता है न्यूक्लियर फिशन क्या है, और न्यूक्लियर रिएक्टर वो प्लेस है जहां पे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन चलता है। तो इन न्यूक्लियर रिएक्टर न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कैसे? दैट वे एनर्जी रिलीज्ड इन कंट्रोल्ड मैनर इज यूज्ड इन यूजफुल वर्क। While in nuclear fission process of atom bomb, uncontrolled chain reaction takes place, which produces energy in one go, huge energy, and destroys everything. ये difference है न्यूक्लियर रिएक्टर में जो फिशन होता है और न्यूक्लियर एटम बॉम्ब में जो फिशन होता है। इसके बाद न्यूक्लियर रिएक्टर पर बड़े स्पेसिफिक से सवाल पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज मॉडरेटर, व्हाट इज इट्स फंक्शन? Moderator is a substance which slows down neutron emitted during fission process so that neutron can break uranium-235 and carry controlled chain reaction uninterrupted. बता दूं, फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स यूरेनियम-235 को ब्रेक नहीं कर पाते हैं। और इसके लिए जो मटेरियल यूज होता है, हैवी वाटर हमेशा के लिए ही अच्छा आंसर है, मगर ग्रेफाइट भी यूज होता है और नॉर्मल वाटर भी। तो ऑप्शंस वाले क्वेश्चन रहे तो आपको तीनों याद रखने हैं। फिर ये जो न्यूक्लियर फिशन न्यूक्लियर रिएक्टर में होता है, इसमें बहुत एनर्जी निकलती है, आपको पता है, बहुत हीट जनरेट होती है। तो कूलेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मटेरियल है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल भी। तो व्हाट इज कूलेंट और किस मटेरियल को यूज करते हैं? कूलेंट, न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस प्रोड्यूसेस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड टू कूल द रिएक्टर डाउन कूलेंट इज यूज्ड, यही इसका फंक्शन है। और हम हैवी वाटर या नेचुरल वाटर को इस प्रोसेस के, इस काम के लिए यूज करते हैं। इसके बाद अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, व्हाट आर कंट्रोल रॉड्स, इनका फंक्शन क्या है और ये किस मटेरियल की होती है? तो टू परफॉर्म न्यूक्लियर फिशन इन कंट्रोल्ड मैनर 2 न्यूट्रॉन्स आउट ऑफ 3 न्यूट्रॉन्स एमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे फिशन प्रोसेस कैरी करने के लिए छोड़ते हैं। कंट्रोल रॉड्स मेड ऑफ कैडमियम और बोरॉन और सिल्वर आर यूज्ड टू एब्जॉर्ब दीज एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन्स। तो क्या काम है और कौन सा मटेरियल यूज होता है? इसके अलावा न्यूक्लियर फ्यूजन का इक्वेशन और डेफिनेशन हमने अभी देख ली है। न्यूक्लियर फिशन की डेफिनेशन, व्हेन स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स स्प्लिट हैवी न्यूक्लियस लाइक uranium-235 into almost 2 equal parts and 3 neutrons are emitted along with huge energy, this process is called nuclear fission. इसकी जो बैलेंस इक्वेशन है ये आपको याद करनी है, क्योंकि ये बहुत आराम से पूछी जा सकती है। uranium-235 में जब स्लो मूविंग न्यूट्रॉन टकराते हैं तो पहले uranium-235 इसे एब्जॉर्ब कर लेता है और उसके बाद अपने ही हैवीनेस से टूट जाता है बेरियम 141 और क्रिप्टॉन 92 में।
3 इलेक्ट्रॉन्स और हैवी एनर्जी निकलती है। इसके बाद ये क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को 2000 और 2002 में पूछा गया है। मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऐसे क्वेश्चंस का अचानक से टपक पड़ना पेपर में ये बहुत प्रोबेबल है। Why heavy water is a suitable moderator? Heavy hydrogen nucleus is of the order of mass of neutron. तो न्यूट्रॉन और हैवी हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियस है इनके मासेस सेम ऑर्डर के होते हैं। Therefore, heavy water slows down neutrons most effectively. और जिसको कोलिजन का चैप्टर याद है क्लास 11th का, वो इस पॉइंट को बहुत आसानी से समझ जाएगा कि जब दो मासेस जो लगभग बराबर हों वो जब कोलाइड करते हैं तो एक दूसरे की वेलोसिटी को ये इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब जो मास रुका हुआ है अगर उससे इक्वल मास टकराता है चलते हुए तो जो चल रहा है वो रुक जाता है और जो रुका हुआ था वो चलने लगता है। मोमेंटम ट्रांसफर बहुत अच्छे से होता है। इसलिए हैवी वाटर एक सूटेबल मॉडरेटर है जो बहुत आराम से न्यूट्रॉन को टकराकर स्लो डाउन करने में सक्सेसफुल होता है। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर पर उसका प्रिंसिपल पूछा गया है 2003 में, ये भी आपसे एक नंबर में पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन is principle of nuclear reactor in which out of 3 emitted neutrons 2 are absorbed and only 1 is allowed to carry the nuclear fission process further. अच्छा, सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे ये 2005 का जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मुझे फील हो रहा है कि व्हाई न्यूट्रॉन इज बेस्ट फॉर न्यूक्लियर फिशन। तो न्यूट्रॉन्स आर अनचार्ज्ड पार्टिकल्स सो इट कैन पेनिट्रेट डीप इनटू द टारगेट विदाउट सफरिंग रिपल्शन। तो ये वजह है कि न्यूट्रॉन को हम प्रेफर करते हैं। इसके बाद 2023 में और इससे पहले भी कई बार एक सवाल आया कि पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर कोई 2 या 3 लिखो एंड देयर फंक्शन। देन चिल्ड्रन थॉट कि उनको पूरा डायग्राम बनाना है और बहुत लंबा क्वेश्चन है। नहीं, एक्चुअली मॉडरेटर, कूलेंट और कंट्रोल रॉड्स हम अभी पढ़कर आए हैं ना, दे आर पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर। आप उन्हें भी एज अ आंसर लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको आपकी तसल्ली के लिए एक डायग्राम दे दिया है, बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से कैसे आप बनाओ ये आपको समझा देती हूँ। कि ये एक सिलिंड्रिकल टोम्ब दिख रहा है आपको, उसके अंदर ये 2 छोटे सिलेंडर्स हैं। अब ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है इसी में न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस होता है और इसको कैलेंड्रिया कहते हैं। लेकिन आप इसमें परेशान मत होइए, बस आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इसको पार्ट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर मेन पार्ट समझ लें तो इसमें ये आपकी कंट्रोल रॉड्स हैं जो कैडमियम से बनी है, ये फिर से रॉड्स ही हैं जो फ्यूल रॉड्स हैं, इनमें यूरेनियम 235 एम्बेडेड है। इसके बाद इसके अंदर हाईली प्रेशराइज्ड वाटर भरा हुआ है और ये वाटर जब हीटअप होगा, न्यूक्लियर रिएक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर दैट, तो ये वाटर ठंडा होने के लिए इस एक्सचेंजर में जाता है जहां पर कि ये अपनी गर्मी देकर वापस ठंडा होकर यहाँ अंदर आ जाता है। इसकी हॉट वाटर की हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए ये जो हीट एक्सचेंजर है इसमें बराबर ठंडा पानी सर्कुलेट करता रहता है और वो ठंडा पानी पास की किसी वाटर बॉडी से ही लिया जाता है, जैसे समुद्र या कोई नदी। तो अब आपको अगर देखना है तो देखिए कि इसमें जो मेन बिल्डिंग है वो थिक कंक्रीट की बनी होती है, ये शील्ड की तरह होती है और इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक पार्ट जहां पर न्यूक्लियर फिशन होगा और दूसरा जहां पर कि हीट को एक्सचेंज किया जाएगा। न्यूक्लियर फिशन जहां होगा यानी कैलेंड्रिया, उसमें कंट्रोल रॉड न्यूक्लियर रिएक्टर का एक पार्ट है। तो आपसे जब पूछेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्टर के 2 या 3 पार्ट्स और उनके फंक्शन बताओ तो आप बिल्कुल आराम से कंट्रोल रॉड एक पहला पार्ट ले सकते हैं। क्या है और कौन सा मटेरियल यूज होता है पीछे डिस्कस करके आ रहे हैं। फ्यूल यूरेनियम 235 ये भी न्यूक्लियर रिएक्टर का एक पार्ट लिया जाएगा और कूलेंट और मॉडरेटर दोनों की तरह हैवी वाटर काम करता है और वो यहाँ भरा रहता है कैलेंड्रिया में इन फ्यूल रॉड्स और कंट्रोल रॉड्स के बीच में। तो ये तीसरा कूलेंट या मॉडरेटर ये भी आपके न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट है। तो बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, अगर न्यूक्लियर रिएक्टर का पार्ट आ जाता है तो आप बहुत आराम से कूलेंट, मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स इनको आप एज अ न्यूक्लियर रिएक्टर पार्ट लिख सकते हैं और उनकी फंक्शन और उनका मटेरियल लिख सकते हैं। और ये मैंने पीडीएफ में इस तरीके से डाल भी दिया है। बच्चों, एक इंपॉर्टेंट बात है कि मैं जल्दी से जल्दी सारे टॉपिक्स कंप्लीट करना चाहती हूँ, इसलिए पीडीएफ बनाने का समय मुझे नहीं मिला। मैं विद इन 1 और 2 डेज पीडीएफ बनाकर अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करूंगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेस्ट कर दूंगी। अब आ जाइए न्यूमेरिकल पर। बेटा, अगर किसी का भी पढ़ाई बहुत अच्छा अभी तक नहीं रहा है तो भी जो क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट छांट के निकाले हैं आपको डिसेंट और अच्छे नंबर पेपर में मिल सकते हैं अगर इन 6 दिनों में आप उन क्वेश्चंस को एटलीस्ट तैयार कर लें।
अब ये चिंता इस समय नहीं करेंगे कि ये छूट रहा है या वो छूट रहा है। पहले आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो पिछले कई सालों से लगातार पूछे जा रहे हैं, प्रायोरिटी देते हुए, बिना डाउट और कंफ्यूज हुए तैयार करेंगे। फिर जो समय मिले उसमें आप जितना ज़्यादा पढ़ सकते हैं, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। तो अब न्यूमेरिकल में देखते हैं। ये जो न्यूमेरिकल है, इसमें एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर 240 है। इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन 7.6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ये 2 फ्रेगमेंट्स Y और Z में टूटता है। एक का मास नंबर 110, एक का 130। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ दीज न्यूक्लियाई is 8.5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियॉन। कैलकुलेट टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X, Y एंड Z। तो यहां पर उन्होंने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन दे रखे हैं और टोटल बाइंडिंग एनर्जी पूछी है। न्यूक्लियर फिजिक्स के जो न्यूमेरिकल्स आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड में, उनकी खासियत यह है कि वो सब एक ही तरीके से लगभग होते हैं। एक आध सवालों को आप अलग कर दीजिए तो बिल्कुल चिंता ना करिए। सिर्फ जो न्यूमेरिकल्स में इस समय डिस्कस कर रही हूँ, कूल माइंड उसको समझ लो। और जो क्वेश्चंस मैंने पीडीएफ में दे रखे हैं वो पिछले कुछ सालों के ही क्वेश्चंस हैं। आप उन क्वेश्चंस को अपने आप से सॉल्व करके कॉन्फिडेंस गेन कर लीजिए कि आपने स्टेप समझ लिए। तो यहां पर देखो कितने आसानी से हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन पहले हमने लिख लिया अपने सामने, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी अपॉन न्यूक्लियॉन इज 7.6। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाएगी, डिनोमिनेटर का न्यूक्लियॉन 7.6 से दूसरी तरफ आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आपको पता करना है कि कितना न्यूक्लियॉन है। मास नंबर दिया हुआ है, वही तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन है। सिंपली मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिल गया। इसी तरह से आपने वाई के लिए किया, मास नंबर दिया हुआ था, आपने जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन था उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन यानी मास नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपको आंसर मिल गया। और यही आपने जेड के लिए भी किया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके अलावा उन्होंने पूछा था कि एनर्जी रिलीज्ड कितनी है वो भी कैलकुलेट करो पर फिशन। देखो कितना आसान है। एक्स टूटता है वाई और जेड में, आप वाई और जेड की बाइंडिंग एनर्जी कैलकुलेट कर चुके हैं। आप बाइंडिंग एनर्जी ऑफ एक्स कैलकुलेट कर लीजिए। वाई और जेड जो प्रोडक्ट थे उनकी बाइंडिंग एनर्जी एक्स की बाइंडिंग एनर्जी जो कि पेरेंट न्यूक्लियस था उससे ज्यादा है। तो वाई और जेड की बाइंडिंग एनर्जी को ऐड करिए और उसमें से पेरेंट न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी माइनस कर दीजिए। यही वो एनर्जी है जो इस प्रोसेस में रिलीज होगी। अब ये वाला थोड़े डिफरेंस के साथ 2001 का मेरे को लगता है कि जैसे ये क्वेश्चन भी आपको सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे 2001 के बाद 23 ईयर्स के बाद आपको क्वेश्चन मिल सकता है। कैलकुलेट एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, आपको पता है कि कार्बन 12 का जो 1/12 पार्ट है वो आपका कितना है, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसके इक्विवेलेंट एनर्जी का मतलब मास को आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जूल्स में आंसर आएगा। जूल्स में जो वैल्यू आई है उसको 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से डिवाइड कर देना है और आपको वैल्यू मिलेगी 931 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस के साथ 21 में एक सवाल पूछा गया था, इसलिए मैं इसको भी डिस्कस कर लूं। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बेरिलियम आइसोटोप इज 6.03 MeV। फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ठीक है, तो बाइंडिंग एनर्जी जो है वो है इतना। अब आपको पता है कि इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स हैं, 9। तो इसको 9 से डिवाइड कर दिया, आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मिल गया। तो आप देख रहे हो कि सवाल एक ही तरीके के हैं और आपको बहुत ज्यादा स्कैटर करके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। बड़े आराम से ये सवाल आपके बनेंगे। और एक बड़ा ट्रेडिशनल सा सवाल, ज्यादातर ये ट्रेडिशनल सवाल ही पूछा जाता है, इसमें बस ये वैल्यूज और ये एलिमेंट्स बदलते रहते हैं। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन 16। साथ में क्या दिया है, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास और मास ऑफ ऑक्सीजन 16 के न्यूक्लियस का। क्या करना है, आपको पहले न्यूक्लियॉन्स के मास को सम करना है। 8 प्रोटॉन है, 8 न्यूट्रॉन है। आपने एक प्रोटॉन के मास को 8 से मल्टीप्लाई किया, एक न्यूट्रॉन के मास को 8 से मल्टीप्लाई किया और ऐड कर दिया। ये आ गया न्यूक्लियॉन्स का टोटल मास। अब जब ये जुड़कर ऑक्सीजन 16 का न्यूक्लियस बन गए तो इनका मास इतना हो गया। जब आप इसको और इसको कंपेयर करेंगे, ये देखो कितना आया इन दोनों को जोड़ने के बाद, इन 16 पॉइंट समथिंग। जबकि आप जो न्यूक्लियस बना उसका मास है 15 पॉइंट समथिंग। यानी न्यूक्लियॉन्स का मास न्यूक्लियस के मास का से ज्यादा था और ये जो डिफरेंस है यही मास डिफेक्ट कहलाता है। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी रिलीज हुई वो बाइंडिंग एनर्जी है जो बाइंड करके रखती है न्यूक्लियॉन्स को न्यूक्लियस में। तो इसमें से इसे माइनस किया, आपको मास डिफेक्ट पता चला। मास डिफेक्ट को आपने 931.5 से मल्टीप्लाई किया और आपको बाइंडिंग एनर्जी मिल गई। ये स्टेप्स और इस जैसा सवाल ही ज्यादातर पूछा जाता है। अब एक ये न्यूमेरिकल देखिए, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि इसमें एक इक्वेशन दी है। ये 2 ड्यूटेरियम मिलकर हीलियम और न्यूट्रॉन बना रहे हैं
यहाँ भी उन्होंने एनर्जी रिलीज्ड पूछी है। साथ में मास ऑफ ड्यूटेरियम दिया हुआ है, मास ऑफ He3 दिया हुआ है और न्यूट्रॉन दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, सिंपली इन दोनों मासेस को सम करना है, फिर उसको 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको इसकी बाइंडिंग एनर्जी टोटल पता चल जाएगी इस सिस्टम की। इसके बाद जो प्रोडक्ट है उनके मासेस को भी सम करना है और उसे भी 931 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब आपके पास बिफोर रिएक्शन टोटल एनर्जी आ गई और आफ्टर रिएक्शन टोटल एनर्जी आ गई। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा दैट विल बी एनर्जी रिलीज्ड। तो ये भी बिल्कुल आसान है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी मैं जरूर डिस्कस करना चाहूंगी क्योंकि ऐसा ना हो कि आपसे गलती हो जाए। एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 ग्राम, बहुत सिंपल। 1 ग्राम को आप पहले किलोग्राम में चेंज करिए और उसके बाद लाइट की स्पीड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए ये रिलेशन यूज करने के लिए, और जो आंसर आ रहा है वही सिंपल आंसर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ये क्वेश्चन भी जैसे 3 हीलियम 4 एटम्स मिलकर कार्बन 12 बना रहे हैं। हीलियम 4 का जो मास है उसे 3 से मल्टीप्लाई किया, ये पहले वाला मास। कार्बन 12 का जो मास है वो बाद का मास। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हो गया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को आपने 931 से मल्टीप्लाई किया या 931.5 से और आपको एनर्जी रिलीज्ड मिल गई। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। एनर्जी रिलीज्ड इन फिशन, वन फिशन प्रोसेस इज दिस मच। आपको नंबर ऑफ फिशन प्रोसेस पर सेकंड कैलकुलेट करने हैं जिससे कि आपको इतने मेगावाट एनर्जी रिलीज्ड मिले। मेगावाट का मतलब हो गया इतनी जूल्स, मेगा जूल्स एनर्जी पर सेकंड मिले। तो आपको क्या करना है, आपको पहले 320 मेगावाट को वॉट में बदल दिया, इतने जूल्स पर सेकंड एनर्जी आपको टोटल मिल रही है और आपको पता करना है कि कितने फिशन एक सेकंड में हो जिससे एक सेकंड में इतनी जूल एनर्जी आपको रिलीज्ड मिले। तो आपने एक फिशन में जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसको पहले जूल्स में बदला और एक फिशन की एनर्जी से टोटल एनर्जी को डिवाइड कर दिया, तो आपको नंबर ऑफ फिशन कितने करवाने पड़ेंगे वो पता चल जाएगा। बस केवल यहां पर आपको यूनिट्स का ध्यान रखना है। 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एक फिशन में प्रोड्यूस होती है। पहले आपको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है, फिर इसको जब आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको जूल्स में रिजल्ट मिलेगा। अब आप कैलकुलेट करोगे तो इतने फिशन पर सेकंड अगर आप कैरी करें तो आपको इतनी एनर्जी का प्रोडक्शन मिल पाएगा। और सबसे लास्ट में पेयर प्रोडक्शन और पेयर एनिलेशन पर 1 या 2 नंबर का सवाल आपको अक्सर मिल जाएगा ऑलमोस्ट एवरी ईयर। पेयर प्रोडक्शन, उसका डायग्राम और उसकी इक्वेशन इतनी बार आई है, एक बार जल्दी से रिवाइज करें। व्हेन एन एनर्जेटिक गामा रे फोटोन फॉल्स ऑन अ हेवी सब्सटेंस, it is absorbed by some nucleus of the substance and its energy gives rise to 1 electron and 1 positron। तो ये डायग्राम भी मांगते हैं, आप देख लीजिए। आपने गामा रे फोटोन को एक न्यूक्लियस से इंटरैक्ट करते दिखाया और फिर एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन प्रोड्यूस हो जाता है। यहां एनर्जी मैटर में बदल रही है। तो अगर आपसे सवाल पूछा गया है गिव एन एग्जांपल वेयर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैटर, तो आप पेयर प्रोडक्शन को लिखेंगे। कुछ बच्चों ने कंफ्यूज होकर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिखा था, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एनर्जी मैटर में कन्वर्ट नहीं होती है। लाइट एनर्जी फोटोन इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकालता है। पेयर प्रोडक्शन में ही देखो कितनी बार पूछा गया है कि व्हाट इज मिनिमम एनर्जी ऑफ गामा रे फोटोन विच अ गामा रे फोटोन मस्ट हैव इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर। और इसके अलावा कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन एनिलेट्स अ पॉजिट्रॉन, यानी पेयर एनिलेशन। तो मिनिमम 1.02 MeV गामा फोटोन की एनर्जी होनी चाहिए, तभी एक इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन पेयर गामा रे फोटोन प्रोड्यूस कर पाएगा। और इसके अलावा पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट अकर इन वैक्यूम। किसी मैटर से गामा रे फोटोन का इंटरैक्ट करना जरूरी है, एब्जॉर्ब करना मैटर का गामा रे फोटोन को जरूरी है। क्यों? बिकॉज इन दैट कंडीशन इफ वी से दैट इट इज पॉसिबल इन वैक्यूम, देन इन दैट कंडीशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी वॉयलेटेड। सो द पेयर प्रोडक्शन कैन नॉट अकर इन वैक्यूम। और अब पेयर एनिलेशन, एवरी सब एटॉमिक पार्टिकल हैज एन एंटी पार्टिकल, है ना। इलेक्ट्रॉन है तो पॉजिट्रॉन भी है, जिसका मास तो सेम होता है बट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑपोजिट होती हैं। सो व्हेन अ पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल कम टुगेदर,
they lead to annihilation and creation of pure energy photon of very high energy. This process is called pair annihilation. इसका भी डायग्राम आपसे मांगा गया है. तो एग्जाम्पल, एक इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन, they come close to each other, they annihilate each other, and by combining together they produce two gamma ray photons, right? दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन. लिख के इसको आपको कंफर्म करना होगा कि आपको याद है. और फिर क्वेश्चन पूछा गया था कि कैलकुलेट एनर्जी रिलीज्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन एनिलेट्स अ पॉजिट्रॉन. एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर प्लस मास ऑफ पॉजिट्रॉन इंटू सी स्क्वायर किया. आपको ये वैल्यू मिली. इलेक्ट्रॉन के मास को जब आप सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो जूल्स में आएगा. उसको आप डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, तो जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा. और तब आप उसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे और आपको ये वैल्यू मिलेगी एनर्जी ऑफ फोटोन जब एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन को एनिलेट करता है. आई होप कि आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा हो. मेरी मेहनत को उसका ड्यू रिस्पेक्ट देने के लिए लाइक बटन जरूर दबाइए, जिससे कि मेरे वीडियोस की रीच बढ़े